चैप्टर 6 देख रहे हैं, वर्क एनर्जी और पावर। पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे स्प्रिंग की। स्प्रिंग एक वेरिएबल फोर्स है, एक एग्जांपल है वेरिएबल फोर्स का जो कॉन्जर्वेटिव है, यानी कि इसमें चीजें कॉन्जर्व रहेगी। इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसी पे काफी डिस्कशन हम करने वाले हैं। यहां पर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है। ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग ऐसे गोल गोल घुमावदार होती है और क्योंकि ये घुमावदार होती है तो ये एनर्जी रखने, अगर इसको खींचेंगे ये कंप्रेस हो सकती है और ये साथ में स्ट्रेच हो सकती है, तो इसमें एनर्जी रखने की संभावना है। तो ये स्मूथ सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। जो दूसरा सिरा है स्प्रिंग का, वो एक रिजिड वॉल से, दीवार से लगा के रखा है, अटैच किया हुआ है और स्प्रिंग लाइट है, इसका मास हम नहीं लेंगे। एक आइडियल स्प्रिंग की बात करें तो जो स्प्रिंग का फोर्स है एफ एस यानी कि एफ सब एस, ये प्रोपोर्शनल होता है एक्स से। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। उस ब्लॉक का अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जैसे ये नॉर्मल रखा हुआ है, स्प्रिंग अपने नॉर्मल पोजीशन पे से है, तब इसमें जो एफ एस है वो नॉर्मल रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन जैसे ही एक्स बढ़ेगा, एक्स जब बढ़ेगा, जैसे यहाँ पर एफ एस जीरो है, क्योंकि एक्स जीरो है, यानी कि ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है, तो एफ एस प्रोपोर्शनल है एक्स। एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पर स्प्रिंग खड़ी है उससे आगे पीछे करेंगे तो उसमें एफ एस पैदा होगा और वो एक्स के या डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होगा। जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये है, ये नॉर्मल पोजीशन है, इससे अगर आप आगे बढ़ा दें, इसको खींच दें, तो ये एक्स पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर आप इसको दबा दें, यहां से आप इसको दबा दें, यहां प्रेस करें, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, तो एक्स आपका दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगा। अब जो फोर्स लॉ है स्ट्रिंग का, इसको हम कहते हैं हुक्स लॉ। ध्यान रखिएगा, हुक्स लॉ, जो फोर्स लॉ है स्ट्रिंग का, उसे हम हुक्स लॉ कहेंगे और इसको हम कहते हैं एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के जो है ये इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है और एक्स तो खैर डिस्प्लेसमेंट है। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर और स्प्रिंग को हम कहेंगे स्टिफ है, बहुत मुश्किल है उसको दबाना या उसे खींचना, तो तभी होगा जब ये के बहुत लार्ज है, बहुत बड़ी वैल्यू है। और अगर के स्मॉल है तो आराम से स्प्रिंग को आप खींच भी सकते हैं, दबा भी सकते हैं। अब पहली कंडीशन लेते हैं कि हमने इस ब्लॉक को, स्प्रिंग है ब्लॉक को हमने खींचा, यानी कि हमने कोशिश की कि हमने पुल किया ब्लॉक को बाहर की तरफ। अब जो एक्सटेंशन है एक्सएम का, जो बाहर की तरफ एक्सएम हुआ है, तो इसमें वर्क डन कितना हुआ, या ये कहे वर्क डन जो स्प्रिंग फोर्स है, फोर्स के द्वारा काम होता है, यहाँ स्प्रिंग फोर्स की बात हो रही है, तो डब्ल्यू एस क्या होगा इसमें? डब्ल्यू एस होगा जीरो से लेकर जहां तक आपने एक्सएम तक पहुंचाया, जो भी मैक्सिमम आप ले गए, और उसके बाद आपने कहा जो फोर्स लग रहा है एफ एस और साथ में डी एक्स, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये किसके बराबर होगा? एफ एक्स बराबर होता है माइनस के एक्स के। इसको यहाँ पर के एक्स रख दीजिए, माइनस बाहर ले लीजिए, तो इंटीग्रेशन जीरो से लेकर एक्सएम तक, के एक्स डी एक्स, के को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, और फिर उसके बाद इसका, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, पहले एक्सएम से एक्सएम ले लीजिए, फिर जीरो ले लीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी के एक्स स्क्वायर बाय 2। अब जो एरिया और ट्रायंगल है उसको अगर हम यहां से लें, देखिए यही चीज हम दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? यहां पर देखिए कि अगर ये यहां से यहां तक आपने इसको खींचा, एक्सएम गया, और आप जानते हैं एफ एस और एक्स, ये जब ग्राफ बनता है तो हम इसका एरिया, जो इस डिस्प्लेसमेंट पे जितना फोर्स लगा, तो उसका जो एरिया होता है उससे निकालते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ ये हो गया, बेस क्या है एक्सएम, ऑल्टीट्यूड कितनी होगा, ये वैल्यू हो गई आपकी, तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड से हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके हैं आपके पास। अब अगर आप इस स्प्रिंग को प्रेस करते हैं, अगर इसको दबाते हैं, अब यहाँ खींचा था, यहाँ आप दबाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना मान लीजिए आपने कंप्रेस किया। देखिए ये एक्स सी हम जो ले रहे हैं वो कंप्रेशन है, और ये जीरो से कम ले रहे हैं, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो हम ये मीन पोजीशन मान रहे हैं या नॉर्मल कंडीशन मान रहे हैं, जो स्प्रिंग बिल्कुल फ्री है। जैसे ही आपने दबाया, तो आपने इसको एक्स डिस्टेंस पे दबाया, तब काम कितना होगा, डब्ल्यू एस, वो भी आपका इसी संख्या के हिसाब से
माइनस के एक्स सी स्क्वायर बाय 2 होगा। जो एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है ये क्या काम करेगा, प्लस के सी। अब आपका कहना हो गया, देखिए यहां पे और ध्यान से देखिएगा, यहां पर फोर्स है, वर्क डन हो रहा है इतना, ये इस जगह पे, लेकिन इस जगह पे अगर आप करेंगे तो वर्क डन कितना होगा, इस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि अब यहां पर आप खींच नहीं रहे हैं, आप प्रेस कर रहे हैं, तो यहां पर वर्क डन कुछ इस तरीके से आएगा, के आपका जो कांस्टेंट है एक्स सी स्क्वायर बाय 2। अब अगर ब्लॉक को आपने मूव किया अपने इनिशियल पोजीशन, मान लीजिए एक्स आई इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये एक्स एफ तक गया, तो वर्क डन क्या होगा, एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक इंटीग्रेट कर दीजिए, एफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स की जगह के एक्स आ जाएगा, के एक्स डी एक्स यानी कि के बाई 2 एक्स आई स्क्वायर माइनस के बाई 2 एक्स एफ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रल आएगा, हम डेफिनेट इंटीग्रल है तो एक्स एफ रखेंगे, एक्स आई रखेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन जो काम होता है स्प्रिंग फोर्स द्वारा वो उसके एंड पोजीशन पे डिपेंड करता है। यदि ब्लॉक को हमने पुल किया किसी एक्स आई से, एक्स आई पे से तक पुल किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया, उसको कहा कि चलिए एक्स आई पे चले जाइए, तो अगर आपने इसको ऐसी स्प्रिंग को खींचा और फिर छोड़ दिया तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब एक्स आई और फाइनल एक्स एफ दोनों बराबर है, तो एक्स आई से एक्स आई तक, मतलब अगर डेफिनेट इंटीग्रल में दोनों लिमिट सेम होती है तो ये 0 आता है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि कोई अगर साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, मतलब आपने खींच तो दिया लेकिन वापस आने की उसकी संभावना रखी, तो जो काम किया गया स्प्रिंग फोर्स द्वारा वो 0 होगा। ओके, तो हुक साहब ने खास तौर पे ये जो एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स जो लाया, इसमें हम एक्सप्लिसिटली यहां देख पा रहे हैं कि स्प्रिंग फोर्स ये पोजीशन डिपेंडेंट है हुक द्वारा, क्योंकि ये देखिए एक्स पे है, बाकी के तो कांस्टेंट है, और ये जो काम होता है क्योंकि एक्स की बारे में बात हो रही है तो एक्स आई एक्स एफ कुछ होना चाहिए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन होनी चाहिए, तो इसीलिए जो स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर हम Vx के हिसाब से लें, मतलब पोटेंशियल एनर्जी Vx का फंक्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फंक्शन है, अगर हम कहें कि जो इसकी स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है जब ब्लॉक या स्प्रिंग सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, आराम की पोजीशन पे है, ना इस पे कुछ पुश पड़ रहा है ना इस पे कोई पुल पड़ रहा है। अगर अपने एक्सटेंशन कर दिया, इसको खींचा और या इसको प्रेस कर दिया मान लीजिए किसी एक्स पे, तो हमारे पास क्या आएगा, Vx हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाय 2, जो भी हमने यहाँ पर ये जो भी एनालिसिस की या फॉर्मूला देखी। अब आप देख सकते हैं कि जो माइनस डी वी बाई डी एक्स है वो माइनस के एक्स के बराबर है, वर्क डन यही तो होता है, ये चीज हमारे एफ इक्वल टू के एक्स है, और एफ अगर आप कह रहे हैं कि वर्क डन के एक्स के बराबर है तो ये क्या है, डी वी बाई डी एक्स, ये वर्क डन की होता है। आपने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लिया। तो यदि कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, अगर आपने उसको xm तक खींचा और उसको रिलीज कर दिया रेस्ट से, तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी किसी भी पॉइंट x तक जहां x माइनस एक्सएम और प्लस एक्सएम तक लाई कर रहा है वो कैसे दिखाई जाएगी। फिर से समझिएगा, हमने कहा कि अगर हम किसी xm पोजीशन तक उसको लेके आ रहे हैं और ये माइनस एक्सएम है, ये प्लस एक्सएम है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, ये होगा हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क डन हमारा हाफ, ये के एक्स स्क्वायर बाई 2 आ चुकी, पोटेंशियल एनर्जी के एक्स स्क्वायर बाई 2 आ चुकी है, तो जो के एक्स स्क्वायर बाई 2 फाइनल होगी वो आपकी इन बिटवीन जो भी इसकी वेलोसिटी इसको मिलेगी साथ में के एक्स स्क्वायर, राइट, ये तो फाइनल है। यहां पर हमने कंजर्वेशन लॉ लगाया है मैकेनिकल एनर्जी का, ये हमें बताता है कि जो स्पीड है और जो काइनेटिक एनर्जी, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ये पूरी ये मैक्सिमम होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब x आपका 0 है। इसका मतलब ये जैसे आपने कहा कि 0 है तो ये हाफ एम वी एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाफ
के एक्सएम स्क्वायर का वीएम यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये हाफ हाफ काट दीजिए, एम को इधर ले जा लीजिए और अंडर रूट कर दीजिए, तो वीएम हो जाएगा अंडर रूट के बाय एम एक्सएम। ये जो के बाय एम है इसका डायमेंशन है टी की पावर -2 और हमारी इक्वेशन अगर हम इस तरीके से भी लेते हैं इसलिए डायमेंशनली करेक्ट भी है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है आपकी पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आपके काइनेटिक एनर्जी में। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ध्यान रखिएगा हमेशा कांस्टेंट रहती है, राइट। इसको इस तरीके से समझिए, ये दो आपको पैराबोलिक प्लॉट्स मिल रहे हैं। इसमें पोटेंशियल एनर्जी आपकी V है जो आपको ग्रे से दिखाई गई है, काइनेटिक एनर्जी आपकी ब्लू से दिखाई गई है और ये ब्लॉक है जो अटैच किया गया है एक स्ट्रिंग से जो हुक्स लॉ को फॉलो करता है। ये जो दो प्लॉट्स है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। जिस पॉइंट पे भी आप देखिए ये अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है। ये इसका मतलब जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी E की बात हो रही है वो हर जगह पे V प्लस के हिसाब से रहेगी। हम ये -XM और XM पोजीशन की बात कर रहे हैं इधर और इधर, तो यहाँ पर मैक्सिमम आपकी जो काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम है यहाँ पर है, वही हमने अभी फॉर्मूले में निकाला। अगर कार एक्सीडेंट को सिमुलेट करना है तो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, वो कोलिजन देखते हैं मूविंग कार का और वो किस पे टकराते हैं, स्प्रिंग रहती है उससे वो टकराते हैं, अलग अलग जिनकी स्प्रिंग कांस्टेंट होती है। तो एक टिपिकल सिमुलेशन अगर हम देखना चाहें, जो कार है जिसकी मास करीबन 1000 kg का है, इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, एक स्मूथ रोड है और ये टकरा रही है एक हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग से, और जो स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट है काफ़ी अच्छा कांस्टेंट है इसका 6.25 × 10⁻³ आपको बताना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा इस स्प्रिंग का। अब मैक्सिमम कंप्रेशन जब भी होगा उस समय जो काइनेटिक एनर्जी इस कार की होगी वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जानी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी में। जैसी ये कार है और ये जाके जैसे टकराई स्प्रिंग से, ये स्प्रिंग लगी है, जैसे ये टकराई तो इसका मतलब पूरी इसकी एनर्जी ट्रांसफर हो जानी चाहिए यहाँ पर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है कार की जो आ रही है दौड़ के, वो है हाफ mv²। हाफ mv² में मास भी पता है हमें और हमें वेलोसिटी भी पता है, ये सब दे चुके हैं। और वेलोसिटी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मीटर पर सेकंड में आ जाए, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब हमने क्या किया कि 18 को 5 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मीटर पर सेकंड में कर दिया। मैक्सिमम कंप्रेशन XM, इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है V स्प्रिंग की, वो बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी के मूविंग कार के, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब V पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, हाफ × k XM²। इसका मतलब ये 1.25 × 10⁻⁴ के जूल के बराबर होगी। इससे हम XM निकाल लेंगे, वो आ गया आपका 2। ये ध्यान रखिएगा कि जो आइडियलाइज सिचुएशन है, या यही कहे कि ये सिचुएशन बड़ी आइडियलाइज्ड है। इसका मतलब हमने स्प्रिंग को अभी मासलेस मान रखा है, लेकिन नॉर्मल इसमें ऐसा होता नहीं। और दूसरी चीज ये है कि जो सरफेस है उसको भी हमने फ्रिक्शन फ्री रखा, फ्रिक्शन फ्री माना है। तो कुछ हमारे कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम बात करेंगे। इंफॉर्मेशन यहाँ समय की नहीं है, जो हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया, हम आराम से कंप्यूट कर सकते हैं कंप्रेशन, लेकिन उस कंप्रेशन का क्या समय होगा, किस समय हुआ है, ये नहीं पता कर सकते। इसका मतलब जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, इसका सॉल्यूशन इस सिस्टम के लिए जरूरी होगा ताकि आप टाइम का या टेम्पोरल इंफॉर्मेशन निकाल सकें। ध्यान रखिएगा कि सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं होते, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और जो प्रिंसिपल है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, यहाँ पर हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसको हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल में। जो पोटेंशियल एनर्जी का जीरो है वो आर्बिट्रेरी है, ये हम अपने हिसाब से कन्वीनियंस के हिसाब से कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जो स्प्रिंग फोर्स है, यहाँ पर हमने Vx = 0 ले लिया, x = 0 पे हमने कहा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यानी कि अगर हमने
स्प्रिंग को स्ट्रेच नहीं किया है तो हमने मान लिया कि ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास, ओके। और जो कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, हमने देख यहाँ पर v इक्वल टू 0 लिया अर्थ सरफेस के हिसाब से, लेकिन आगे हम देखेंगे कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है यहाँ पर 0, यहाँ जो हम डिफाइन करेंगे वो हम इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए निकालेंगे जब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। लेकिन एक बार जो 0 है इस पोटेंशियल एनर्जी का एक बार हमने फिक्स कर दिया यहाँ पर, तो थ्रू आउट डिस्कशन हमने यहाँ पर किया, तो इसको ज़रूरी नहीं है कि हम बीच में चेंज करें, लेकिन आगे आप चैप्टर में देखेंगे कि हम वाकई में चीज़ें लेंगे जो हमने यहाँ पर इग्नोर कर रखी है। ये एग्जाम्पल है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू लेना है और वो है 0.5 और आपको बताना है मैक्सिमम कंप्रेशन क्या है स्प्रिंग का। तो कैसे करेंगे इसमें? अगर फ्रिक्शन है, इसमें माने कि फ्रिक्शन है, तो जो स्प्रिंग फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स ये दोनों काम करेंगे और ये अपोज करेंगे कंप्रेशन का। किस तरीके से, इसको समझिएगा। हो क्या रहा है कि हम यहाँ पर पहले तो हम एक वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें लाते हैं, हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लाएंगे। एक यहाँ पर स्प्रिंग है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका mg मास नीचे लग रहा है और n इसका रिएक्शन फोर्स लग रहा है। यहाँ पर जो अगर आप इसको, क्योंकि इसमें कहा है कि आप कंप्रेशन निकालना है, मैक्सिमम कंप्रेशन क्या है, तो मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और आपने इसको दबाया तो एक अपोजिट kx लग रहा है हुक्स लॉ के हिसाब से, और यहाँ पर आपका म्यू mg, ये म्यू mg कहाँ से है मैं बताता हूँ आपको। ये म्यू mg आपका फ्रिक्शन फोर्स है और ये हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं पहले कि म्यू जो होता है म्यू इंटू एफ, ये फ्रिक्शन फोर्स आपके पास है, एफ आपका mg है क्योंकि इस केस में, और म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स क्या क्या काम कर रहे हैं ये सारे। अब डेल्टा के क्या हुआ इसमें? डेल्टा के मतलब काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज हुआ? kf माइनस ki। kf माइनस ki मतलब जब आप यहाँ इसको अपने दबा दिया कि फाइनल क्या हो गया, ये 0 हो गया इसका, और जब इनिशियली यहाँ से आपने इसको मूव किया तो किसी वेलोसिटी से हुआ होगा, तो हाफ mv² ये मूव कर रहा है। जो वर्क डन हुआ, यही कहे फोर्स वाला जो नेट वर्क डन क्या हुआ, वो w वो हुआ माइनस हाफ k xm² माइनस म्यू mg xm, xm डिस्टेंस है ये दोनों में, तो xm हम इसको मान रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से हमारे पास वर्क डन आ गया। अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि डेल्टा के और w ये बराबर है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इसको इससे बराबर कर दीजिए। अब जो म्यू mg है इसमें हमारे पास म्यू भी दिया हुआ है, और जो हमने एग्जाम्पल 6.7 की बात की वो भी हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मास 10⁻³ दिया हुआ था, उसको रखेंगे हम 5 × 10⁻³ आ जाएगा, ग्रेविटी हमने 10 ली है इसमें। अब जब इसको रीअरेंज कर लेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जिसमें अननोन होगा xm, यानी कि इस तरीके से इक्वेशन आएगी। इसमें हम xm को सॉल्व कर लेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा। अब हमको इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, क्योंकि हमेशा डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव में होता है। अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो जो आपको दी गई है वो सारी रख देंगे, आपका xm आ जाएगा 1.35। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यदि हम दो फोर्स की बात करें किसी बॉडी पे, और यहाँ पर एक कंजर्वेटिव फोर्स है Fc और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है Nc, FNc, Nc नॉन कंजर्वेटिव के लिए, Fc कंजर्वेटिव के लिए। तो जो कंजर्वेशन है मैकेनिकल एनर्जी फॉर्मूला, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई हम किस तरीके से करेंगे। अब वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर लगा रहे हैं, जो Fc है और FNc दोनों जोड़ना पड़ेगा आपको, तब इसको डेल्टा xm मल्टीप्लाई करेंगे, तब डेल्टा के आएगा। आप समझिए, ये Fc और FNc दोनों हमको करना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमने कंजर्वेटिव फोर्स अभी तक लिया है उसमें Fc इंटू डेल्टा एक्स जो माइनस डेल्टा भी लिया था, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो डेल्टा k प्लस वी है वो होगा जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा ई क्या हुआ, F इंटू NC इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पर E आप जो देख पा रहे हैं वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, और हम इसको EF माइनस EI, एनर्जी पहले एनर्जी बाद में, उसी को हम वर्क डन कह रहे हैं जो NC है, नॉन कंजर्वेटिव है। तो जहाँ पर ये है वर्क डन
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किसी भी पाथ के लिए। ध्यान रखिएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स इसकी तरह जो WNC, मतलब ऐसा नहीं है, WNC वाकई में पर्टिकुलर पाथ और I और F पे डिपेंड करता है, जबकि कंजर्वेटिव फोर्स इस पे डिपेंड नहीं करता है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके पहले जो डिस्कशन हमारा हुआ, हमने यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी की बात की। हमने ये देखा कि हम दो अलग अलग कैटेगरी में इसको डिफाइन कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो मोशन पे डिपेंडेंट है, यानी वर्च्यू ऑफ मोशन। कोई भी एनर्जी जो वर्च्यू ऑफ मोशन से आती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं। और कोई चीज रखी है, उसके वर्च्यू से, उसके पोजीशन के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से, उसकी जगह के हिसाब से, जो पोजीशन के हिसाब से आती है, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन एनर्जी इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म में आती है और एनर्जी एक से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। हीट की बात करते हैं। हीट जो फ्रिक्शन फोर्स है, हमने कंजर्वेटिव फोर्स से बाहर रखा है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी तो कुछ काम करेगा, वर्क उसके साथ भी कहीं ना कहीं लिंक्ड होगा, एसोसिएटेड होगा। जैसे आपने एक ब्लॉक लिया, उसका मास m है। अगर मान लीजिए ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रहा है जिसकी वेलोसिटी v0 है, और मान लीजिए जाके कहीं रुक जाता है किसी x0 पे, राइट, तो जो वर्क डन हुआ जो फोर्स द्वारा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें जनरेट होगा क्योंकि ये मूव कर रहा है किसी x0 डिस्टेंस पे। तो सीधी सी बात है कि माइनस f इंटू x0 होगा, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से हाफ mv स्क्वायर या mv0 स्क्वायर, ये इसी x0 के बराबर होगा, तो इसको बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर हम जब मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है ब्लॉक की, वो लूज हो गई, इसने लूज कर दी क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग गया। अब जब हम ब्लॉक को देखेंगे और टेबल को देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो ब्लॉक और टेबल के बीच का टेम्परेचर है थोड़ा सा बढ़ गया है, जरूर बढ़ेगा। घिसने से आप हाथ अपने घिस लीजिए, हाथ आपके मल लीजिए, आपको वहां गर्मी पैदा होती दिखाई देगी। तो जो वर्क डन हुआ है फ्रिक्शन द्वारा, वो लूज नहीं हुआ है, लेकिन हमने यहाँ का लॉस्ट हो गया, लेकिन लूज नहीं हुआ, बल्कि ये हीट एनर्जी में चेंज हो गया। इसीलिए इनके बीच का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप देखिए, अगर ठंड है, अगर आपको वार्म करना है अपने आप को, तो आप हाथों को क्या करते हैं, मलते हैं ना, जबरदस्त तरीके से मलते हैं। तो हम आगे भी देखेंगे जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है, जो रैंडम या मोशन है मॉलिक्यूल्स के, उसके साथ। एक क्वांटिटेटिव आइडिया देता हूं जहां पर आपका एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। 1 kg पानी कितना रिलीज करता है, 42,000 जूल। जब ये कूल होता है, ठंडा होता है 10 डिग्री, सोचिए आप। केमिकल एनर्जी, आज का जो जितना भी काम हो रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है कि कैसे हमने आग को जलाना और उसे कंट्रोल करना सीखा। हम दो पत्थरों को पुराने जमाने में टकराते थे, मतलब मैकेनिकल एनर्जी होती थी उनमें, हम टकराते थे और वहां से चिंगारी निकलती थी, और हम ड्राई लीव्स को, देखिए मैकेनिकल एनर्जी थी जो केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, वहां से गर्मी पैदा होती थी, खाना वाना बनाया जाता था। फिर उसके बाद मैचस्टिक आ गई। मैचस्टिक से आप जैसी मैचस्टिक को एक कागज पे, जो जिसमें कुछ रगेडनेस होती है, उस पर रगड़ते हैं तो वो आग बनती है, फायर बनती है, वो भी केमिकल सरफेस होता है। ये लाइटेड मैचस्टिक है, अगर हम इसको फायर क्रैकर पे या किसी, आप समझिए, पटाखों पे लगा दें, तो वहां पर आपको आवाज भी आएगी, फटाके बजेंगे, लाइट भी दिखाई देगी। तो कितना कन्वर्जन हो रहा है देखिएगा। तो केमिकल एनर्जी कहां से निकल के आती है, जो मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उनकी अलग अलग बाइंडिंग एनर्जीज होती है। अगर एक केमिकल कंपाउंड स्टेबल है तो उसकी कम एनर्जी होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, उसमें कम एनर्जी होगी। अगर कोई किसी की नौकरी लग गई, शादी ब्याह हो गया, तो वो घर में आराम से बैठता है। लेकिन अगर कोई अगर नौकरी पाना चाहता है
तो वो दौड़ता भागता है। बस इस तरह समझिए, एक स्टेबल केमिकल कंपाउंड है, आराम से बैठे रहता है, लेकिन इसके स्टेबल कंपोनेंट कंपाउंड के अलग अलग पार्ट कर दीजिए, सेपरेट पार्ट कर दीजिए, फिर देखिए किस तरीके से ये अनस्टेबल होता है। तो एक केमिकल रिएक्शन ये कुछ होता नहीं है, ये केवल रीअरेंजमेंट हो रहा है एटम का। क्लोरीन यहाँ से H पे चला गया, वहां से OH उठ के कहीं और चला गया। तो यदि जो टोटल एनर्जी है रिएक्टेंट्स की वो ज्यादा है, उसके प्रोडक्ट जो अलग अलग प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हीट या गर्मी रिलीज होगी। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यही है, मान लीजिए इसका उल्टा है, तो हीट एब्जॉर्ब होने लगेगी, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। तो कोल जैसे जिसमें कार्बन होता है, और अगर इसका 1 kg गर्म करेंगे, जलाएंगे, तो 3 × 10⁷ जूल एनर्जी निकलती है। अब केमिकल एनर्जी किससे लिंक्ड है, एसोसिएटेड है? फोर्सेस से, जो इन सब्सटेंस के अंदर स्टेबिलिटी या इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। और यही फोर्स इन एटम को बाइंड करते हैं मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स को बाइंड करते हैं पॉलीमर चेन में। जो केमिकल एनर्जी है, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई कोल को जलाया जाए, कुकिंग गैस को जला जाए, वुड को, लकड़ी को, पेट्रोलियम को, आज के दौर में तो इनके बगैर हम नहीं रह पाते। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो फ्लो है इलेक्ट्रिक करंट का, आप देखेंगे इसी इलेक्ट्रिक करंट से बल्ब जलता है, आपके पंखे चलते हैं, घंटियां बजती हैं, और ये सारे जो लॉ हैं ये गवर्न कर रहे हैं, एक तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन किसका, चार्जेस का, करंट्स का, जो हम आगे और भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एनर्जी एसोसिएटेड है, लिंक्ड है किससे, इलेक्ट्रिक करंट से। आप देखिए, अगर एक नॉर्मल घर की बात करें तो करीबन 200 जूल वो पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एनर्जी कंज्यूम करता है। इक्विवेलेंस क्या है मास और एनर्जी का? 19 शताब्दी के अंत तक फिजिसिस्ट ये समझते थे कि जो फिजिकल या केमिकल प्रोसेस है, जो मास है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कंजर्व होता है, कंजर्व रहता है। मैटर अपना फेज, अपना रूप चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आइस है तो वो मेल्ट होके पानी बन जाएगा, और जो मैटर है उसको ये समझा जाता था, ये समझा गया कि वो क्रिएट भी नहीं हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। आइंस्टीन साहब आए, उन्होंने कहा कि मास और एनर्जी ये तो इक्विवेलेंट है, ये तो एक ही चीज है, और कैसे रिलेटेड है? उन्होंने कहा E = mc²। उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट यहां पर लगाई वैक्यूम में, जो कि 3 × 10⁸ था, और एक बड़ा जबरदस्त एनर्जी एसोसिएट किया 1 किलोग्राम मैटर के साथ। उन्होंने कहा मास अगर 1 kg है तो स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी है 9 × 10⁻16 जूल। यही आपका एनुअल इलेक्ट्रिकल आउटपुट किसी बहुत बड़े पावर जनरेटिंग स्टेशन का है। देखिएगा कितनी बड़ी एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो जो हम लोगों ने अपने आप को नुकसान देने के लिए बनाया है, खुद अपने लिए जहर पैदा किया है, वो है बॉम्ब, एम्यूनिशन, हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो फिशन और फ्यूजन बॉम्ब्स ये सब वहीं से आए हैं। ये थोड़ा सा एक टेबल इस बीच में बताता चलूं कि ये अलग अलग फिनोमेना की एनर्जी है। जैसे बिग बैंग में कितनी एनर्जी थी, ऐसी अलग अलग है, अपना देख लीजिएगा इसको एक बार। थंडरस्टॉर्म से कितनी एनर्जी पैदा होती है, तो ये सबकी एनर्जी बताई गई है। अब हमने अपने नुकसान के लिए बहुत सारी चीज बना ली। अब एनर्जी की बात करें तो जो सन से एनर्जी आती है वो भी किसी इक्वेशन से आ रही है। मैं पहले आपको ये एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं ताकि हम बाकी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं कि भाई हम ये क्या कह रहे हैं, हम E = mc² क्या कह रहे हैं। क्योंकि ये जो एक न्यूक्लियर फिशन होता है, जैसे टूटना होता है या दो को जोड़ना होता है, इन दोनों में ही एनर्जी मिलती है हमको। जैसे मैं एक चीज़ बताता चलूँ आपको कि फिशन, इसमें एक न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम है, ये टूटता है न्यूट्रॉन दो अलग अलग न्यूक्लियस में।
जो फाइनल मास होता है इनिशियल वो कम होता है इनिशियल से, और जो मास डिफरेंस होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसको आप आराम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में टैप कर सकते हैं, उसको हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड है तब तो ये नुकसान ही करेगा, न्यूक्लियर वेपर बनते हैं इससे। तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है केमिकल रिएक्शन में, उसको हम इस मास डिफेक्ट डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा ई बाई सी स्क्वायर से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन किसी केमिकल रिएक्शन में जो मास डिफेक्ट है वो बहुत बहुत कम होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। अब आप देखिए कि इस टेबल जो अभी अभी हमने देखा, जो एनर्जी, एक चीज बतानी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड, एनर्जी कितनी जरूरत होगी अगर एक बॉन्ड जो डीएनए में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है आपको। और जो काइनेटिक एनर्जी है एयर मॉलिक्यूल की 10⁻⁻21 जूल, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है। और डेली इनटेक भी बताना है हम लोगों का, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का, किलो कैलोरी में। तो एनर्जी रिक्वायर्ड या जरूरत कितनी है ताकि हम ब्रेक कर सके एक बॉन्ड डीएनए का, तो आपको इस टेबल से इसको लेना पड़ेगा। इस टेबल से लेके वैल्यू हम लेंगे और उसके बाद हम इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर ये तो कांस्टेंट चल रहा है ना, ये देखिए कांस्टेंट है दोनों ही केस में, बल्कि और ये 10⁻⁻20 वहां से लिया गया, ये 10⁻⁻21 लिया गया। तो आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस तरीके से आ गई। ये कांस्टेंट होता है जो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा हम आगे भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इसको इतना ही समझिए कि 10⁻⁻21 या जो भी वैल्यू हम वहाँ से ले रहे हैं ये वाली, और ये 10⁻⁻20 जो वहाँ से वैल्यू ले रहे हैं, उसको हमने डिवाइड किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ध्यान रखिएगा कि जो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 100 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। वही काम यहाँ पर किया गया। अब ये जरूर बात करेंगे जो एवरेज ह्यूमन कंजम्पशन है एक डे में कितना होगा, 10⁷ जूल डिवाइडेड बाय 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर किलो कैलोरी, 2400 किलो कैलोरी आता है। एक मिसकंसेप्शन है, न्यूज़पेपर मैगजीन में आता है, और वो बताते हैं कि जो फूड वैल्यूज हैं कैलोरीज में, और जो हमारी डाइटरी इनटेक है वो 2400 किलो कैलोरी से कम है। अब जब किलो कैलोरी की बात करते हैं, यह ध्यान रखिए कि किलो कैलोरी और कैलोरी में बड़ा अंतर है। तो एक साहब जो है 2400 कैलोरी अगर खा रहे हैं तो वो तो मर जाएंगे। एक फूड कैलोरी 1 किलो कैलोरी के बराबर होती है, तो 2400 किलो कैलोरी की बात चल रही है यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम ये देख चुके हैं कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है सिस्टम की, वो कोई भी फोर्सेस जो लग रहे हैं वो कंजर्व रहती है, वो कंजर्वेटिव है। अब इसमें कुछ फोर्सेस हैं जैसे आपके नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, कुछ इसमें मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है हीट में, लाइट में, साउंड में। तो टोटल एनर्जी किसी भी एक सिस्टम की वो चेंज नहीं होती। यानी कि अगर अकाउंट मेंटेन करने लगे, लिखने पढ़ने लगे कॉपी किताब में, आप देखेंगे सारी चीज कॉमन, सारी की चीज उसका जोड़ जो है वो सेम आता है। तो एनर्जी चेंज हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर यूनिवर्स की बात करें, अगर इसको हम एज अ आइसोलेटेड सिस्टम देखें, तो जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की वो कांस्टेंट होती है। यदि एक पार्ट यूनिवर्स का लूज कर रहा हो कहीं पे एनर्जी, तो दूसरा पार्ट उसको गेन कर रहा होता है। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन आज तक कोई भी इसका वायलेशन, कोई भी इसकी अतिशयोक्ति नहीं देखी गई है। जो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन या ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का अलग अलग फॉर्म्स में, ये किससे लिंक्ड है? ये फिजिक्स से लिंक्ड है, ये केमिस्ट्री से लिंक्ड है, लाइफ साइंसेस से लिंक्ड है, और ये अपने आप में एक यूनिफाइंग, एक साइंटिफिक लेवल पे एक यूनिफाइंग आपको अप्रोच देता है कि भाई हाँ ये हो रहा है। अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन है, या आपका मैकेनिकल डिवाइसेस है, ये सब किसी न किसी तरीके से एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज कर रहे होते हैं। तो ये बात हुई। अभी एक और डिस्कशन हमने किया इस टॉपिक का, और भी एक डिस्कशन इस पे करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।